पिछली वीडियो में गाइस हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया पार्ट 1 का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, हमने सॉल्व करना शुरू किया था। इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि ऐसा बताया गया, स्टूडेंट्स ने बताया कि इस क्वेश्चन पेपर में मेजरली जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से इनडायरेक्ट हैं। तो आइए इस क्वेश्चन पेपर का हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि इसका ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया जाए, तो गाइस ऐसा है, लास्ट बैच के एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में हुए थे, लेकिन अगर आपको जानना है ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है तो ये एक एग्जाम्पल कह लीजिए आप। ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चंस गिवन है, आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है। ध्यान रखिएगा आप कौन से 10 ईयर बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है उसमें बहुत पुराने क्वेश्चंस दिए गए हो। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में मेजर चेंज आया है, इट जस्ट दैट कि एनुअल मोड का जो सिलेबस हुआ करता था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और जो फर्स्ट पार्ट था वो आप 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, सेकेंड पार्ट जो है वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आप क्वेश्चंस कंपेयर करें, जो मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मोड का दिखाया था लास्ट ईयर का, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ऑफलाइन मोड का है लेकिन बहुत पुराना है। इट जस्ट दैट कोई भी अगर आप फिगर्स या डेटा प्रोवाइड करते हैं तो वो ये नहीं हो कि 1951 से शुरू किया 1991 तक ही लिख दिया, बात खत्म। क्योंकि गाइस आप एग्जाम दे रहे हैं 2022 में, तो एटलीस्ट 2001 2011 तक का डेटा अगर आप 2020 या और रिसेंट डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं एग्जाम में, दैट विल बी अमेजिंग। We are going to look at the next question. Question number 4. Analyze the theory of demographic transition in context of the Indian economy. अब ये आपको बताना है कि आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट लगा या इनडायरेक्ट लगा। ठीक है, आपको एनालाइज करना है किसको, द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब इस पर ध्यान दें कि आपको ये नहीं पूछा गया कि थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होती है, आपको उसका एनालिसिस करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ है, तो गाइस अभी मैं आपको ले चलूंगा सिलेबस की ओर, वहां पर ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है सिलेबस में। सेकेंडली, इसमें पूछा गया है, हैज इंडिया बीन एबल टू सफिशिएंटली एक्सप्लॉइट the window of opportunity available to it in terms of human resources since the 1980s? तो मेरे हिसाब से गाइस ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट इसका जवाब यस में भी लिख देंगे, कुछ नो में भी लिखेंगे, अभी हम इसका आंसर देखते हैं। उससे पहले एक बार सिलेबस पर नजर डालिए। तो ये है गाइस आपका सिलेबस, यूनिट नंबर 1 2 3 4 आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ यूनिट नंबर 5 के ऊपर। गाइस देखिए, इसमें लिखा है इंडियन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, अगर आप पढ़ पा रहे हैं, लेट मी जूम इन अ बिट। ये देखिए, इंडियन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और लिखा है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। समझ रहे हैं गाइस, जैसे आपको क्रिटिकल एनालिसिस लिखना होता है, ये उस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन किसका करने को आ सकता है, जैसे हमने पहले किया ग्रोथ का, अब इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, कॉम्पिटिटिवनेस, प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म एराज। तो मेरे हिसाब से गाइस ये जो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने को बोला गया है, और यही क्वेश्चन की लैंग्वेज है। आप देखिए, एनालाइज द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का विश्लेषण करें। सेकेंड चीज पूछी गई है, क्या भारत 1980 के दशक से मानव संसाधनों के संदर्भ में अपने लिए उपलब्ध अवसरों का पर्याप्त उपयोग करने में सक्षम रहा है? ठीक है, अब इसका गाइस आंसर देखिए। पहले हम थोड़ा सा बताएंगे थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। सो ये थियरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की क्या स्टडी करती है, रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। और हमको क्या पता लगता है कि बर्थ रेट में, डेथ रेट में क्या चेंजेस होते हैं, और एज अ रिजल्ट जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है उस पर क्या असर पड़ता है इसका। ठीक है,
और साथ ही में इकोनॉमी की डेवलपमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है गाइस, इसमें स्टेजेस लिखी आती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। अगर आप चाहें तो सीधा हम ये डायग्राम पर ले चलते हैं आपको। देखिए, अगर ऐसा कुछ डायग्राम आपने कहीं देखा है, बना सकते हैं। डायग्राम ऑलवेज फेचेस यू मोर मार्क्स। इसको एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट स्टेज में क्या है, बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है कि इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई। तो इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज में रही कब तक, 1921 तक। उसके बाद अगर आपको कुछ फिगर्स या डेटा याद रहता है कि उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, आप लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंगली उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम थी, वॉज लो। आगे देखिए, उस समय गाइस पर कैपिटा इनकम भी लो होती थी, एग्रीकल्चर वो बैकवर्ड स्टेट में था, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड लो था और डेथ रेट हाई था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज कम होती थी और एपिडेमिक्स, फेमीन्स, इलिटरेसी वगैरह ये चीज़ें भी उस समय हुआ करती थी। उसके बाद सेकेंड स्टेज की बात करें तो आप कह सकते हैं सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट तो हाई होता है लेकिन डेथ रेट जो है वो लो होता है। तो आप लिख सकते हैं कि 1921 के बाद में इंडिया एंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब आप देखिए गाइस, फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, लेकिन सेकेंड स्टेज में आते आते बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा पॉपुलेशन ग्रोथ पर, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी हाई। अगर आपको फिगर्स याद रहती हैं आप लिख सकते हैं। और 1921 को बोला जाता है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। उसके बाद सिंस हम पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि बर्थ रेट तो अभी भी ज्यादा है लेकिन डेथ रेट को हमने मैनेज कर लिया है डिक्लाइन करने के लिए, तो उसके बाद 1951 से लेकर 81 तक जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी हाई। उसके बाद जब हम थर्ड स्टेज में आते हैं उसमें लिखा है बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है और डेथ रेट लो है, यानी अब बर्थ रेट भी डिक्लाइन करना शुरू कर गया है। अब यहाँ पे बर्थ रेट भी और डेथ रेट दोनों डिक्लाइनिंग फेज में है। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो, उसका जो ग्रोथ रेट है ना गाइस, वो कम होना शुरू हो गया, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि इंडिया की पॉपुलेशन का जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था इट स्टार्टेड फॉलिंग। क्यों, आप लगा लीजिए इंक्रीजिंग मेडिकल फैसिलिटीज या लिटरेसी, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, अवेयरनेस, है ना, ये सारी चीजों को मिला के ये दिस वाज द इम्पैक्ट। उसके बाद लास्ट में बात करें या फोर्थ स्टेज की, इसमें बर्थ रेट डेथ रेट दोनों लो हैं और यहाँ पर क्या होता है बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होना शुरू हो जाता है और फैमिली साइज की बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर प्रायोरिटी दी जाने लगती है। तो ये है गाइस थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हालांकि इन्होंने यहाँ पर बोला था क्वेश्चन में आप एनालाइज करें। देखिए गाइस, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, एनालाइज द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो हालांकि यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के स्टेजेस बताए गए हैं, थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी किया गया है। अगर आप चाहें तो एनालिसिस थोड़ा और कर सकते हैं क्योंकि यही चीज क्वेश्चन में पूछी गई है। ओके, बी पार्ट देखिए, आपको पूछा गया है हैज इंडिया बीन एबल टू सफिशिएंटली एक्सप्लॉइट द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू इट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सिंस 1980s। अब ये जो आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है ध्यान रखिएगा, इसमें हमने नो में आंसर दिया है लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो उनकी सोच यही रहेगी, वो पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं कि ठीक है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है लेकिन जो भी रिसोर्सेज हमारे पास रहे हैं विद द पॉपुलेशन दैट वी हैव
we have been able to sufficiently exploit the window of opportunity. तो ध्यान दें, अगर इसका आंसर आप पॉजिटिव टोन में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ये गाइस जो सैंपल आंसर है, जैसे मैंने पहले बोला, नो में दिया गया है, लेकिन ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अगर आप अप्रोप्रिएट समझें, आप यस की टर्म्स में भी आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, इस सैंपल आंसर में लिखा गया है कि ये मानते हैं कि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर हैज इंक्रीज्ड। रिसर्च और डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो भी एनलार्ज हुआ है, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स ड्यू टू विच इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू sufficiently exploit the window of opportunity available in terms of human resources. अब उसके आगे रीजंस बताए गए हैं। पहला रीजन दिया गया है राइजिंग पॉपुलेशन। तो गाइस, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही जो पर हेड अवेलेबिलिटी है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ की, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फूड सप्लाई, न्यूट्रिशन, ये पर हेड अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है। उसके बाद ब्रेन ड्रेन, यानी माइग्रेशन जब होता है उन लोगों का जो यहाँ पर जिनका जन्म हुआ है इस इकॉनमी में, यहीं पर एजुकेट हुए हैं, यहीं पर ट्रेन हुए हैं और उसके बाद डेवलप कंट्रीज में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि दिस पोजेज एज अ सीरियस चैलेंज। किस चीज में? इन टर्म्स ऑफ अचीविंग फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि जो लोग यहाँ पर एजुकेशन रिसीव करके ट्रेनिंग करके बाहर गए हैं ना गाइज, तो इवेंचुअली वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट थे, लेकिन अब नहीं रहे हैं। उसके बाद देखिए, इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, यानी इतने सफिशिएंट मेजर्स प्लान नहीं की गए हैं किसके लिए? टू फुली यूटिलाइज द मैन पावर। ये बात सही है कि स्कीम्स लॉन्च की गई हैं एजुकेशन सेक्टर में, खास तौर पर जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे चिल्ड्रन हैं हु आर नॉट गेटिंग एजुकेटेड। ये बात ट्रू है। उसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, यानी लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है, मैकेनाइजेशन हुई है, हम लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पर हमने शिफ्ट किया है, लेकिन ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये अभी सभी के लिए अफोर्डेबल या फीजिबल नहीं है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस या लो अवेयरनेस। ऐसा हो सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो अभी भी अपने पूरे राइट्स और पोटेंशियल के बारे में अवेयर नहीं हैं, which they can use to fully contribute to growth and development. तो ये गाइस एक सैम्पल आंसर था। अगर आप चाहें तो इसका आंसर यस में भी लिख सकते हैं।